दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडीज़ की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत। आज हम भारत के एक अन्य हमारा ये सिलसिला जो वार्तालाप का है वो काफ़ी समय से चल रहा है और उसी कड़ी में आज हम एक अन्य भारत के वरिष्ठ नागरिक श्री एस के मदान जी से आज वार्तालाप करेंगे। और इस वार्तालाप को करने के लिए श्री मदान जी ने बहुत प्रयास किया। अपनी 90 साल की उम्र में भी वो इतनी जोश से हमसे मिलने के लिए यहाँ पर आए। हम इस वार्तालाप को आगे बढ़ाते हुए पहला प्रश्न पूछते हैं कि आपको विभाजन के समय की कोई स्मृति आपके दिमाग में जो भी है वो हमसे साझा करें। हालात को देखते हुए पिताजी ने माताजी को दोनों बहनों, एक बड़ी बहन छोटी बहन और मुझे और छोटे भाई को लाहौर भेज अपने तायाजी के घर निस्बत रोड भेज दिया। और वो बड़ी मुश्किल से दोनों भाई और दादी जी बड़ी मुश्किल से बच के आए। उनको नहा के आए थे सराय से, तो एकदम देखा भाई हल्ला गुल्ला हो रहा है, तो उनको घर छोड़ना पड़ा ऐसे 2 कपड़ों में। ज़मीन के कागज़ उठाए और ताया जी का घर था, नीचे छलांग मारी 6 फुट के करीब। तो वहाँ से वो घर जो था जिसमें ताया जी पिताजी के रहते थे, मैरी को दे रखा था। वो उसमें रहते रहे। तो ब्रदर लोग जा चुके थे, ब्रदर टूटी हुई सीढ़ियों में रात उन्होंने बिताई और समझ में ना आए कि कहाँ जाएं, क्या करें। गठरी वो ज़मीन के कागज़ों की वो उनके पास, सुबह होते फिर वो एक जिसे कहते हैं मुजारा किसान आराई, उसके घर पहुँचे। तो वो वहाँ लोग पहुँच गए मारने के लिए, मुसलमान। उनको पता लगा ये यहाँ है। वो ब्रदर ने कहा कि भाई ऐसा करो, आप कुर्ता और तहमत वो दे दो ताकि हम यहाँ से। फिर जब उन्होंने देखा भी ये तो बूट पहने हुए, उन्होंने कहा नहीं आप जूती दो। अब वो हाथ पकड़ पकड़ के खींच के उनको बाहर निकाले। अब बाहर कैसे जाएं, बाहर तो खड़े हैं मारने के लिए। तो परमात्मा ने कुछ मदद करनी थी, उसमें बादल आ गए, बरसात हो गई। वो जो लोग मारने वाले थे तितर बितर हो गए, और वो जो जिसके घर ठहरे हुए थे मुजारा, वो उससे कहा भाई तू अब हमें ये छोड़ के आ थोड़ा। वो थोड़ा सा आगे गया, वो कज़न भी थे, वो छोड़, उनको भी कपड़े बदलवाए, जूते बदलवाए। तो वो फिर हरियाँ वाला एक रास्ते में गांव आता था। तो वहाँ 1925 में वहाँ पे 3 कत्ल किए थे, लेकिन वहाँ इनको बड़ी इज्जत से उन्होंने रखा। वो लेडी इतनी अच्छी थी, मुस्लिम लेडी, बस वो शादी कर, पिताजी को शादी कहते थे, जिसकी सराय होती थी उसको ही शादी कहते थे, वरना आरेख को नहीं कहते थे। तो वो पिताजी की बड़ी इज्जत करती थी। उसने यहाँ तक के टॉयलेट भी इनकी साफ की, इनको जाने नहीं दिया
कुछ दिन बाद वहाँ पे पुलिस वाले आए, तो उनका ख्याल था शायद पिताजी वहाँ बच आए हुए, पिताजी ना होके वो कज़िन ब्रदर थे, तो उन्होंने पूरी तसल्ली करके उनके साथ भेजा। वो फिर कुछ दिनों बाद वो कैंप में पहुँचे। रास्ते में थाना आता था, थानेदार ने रोक लिया, कौन है? तो पुलिस वालों ने कहा ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रिश्तेदार हैं। पहले वो कह रहे हैं कि हमारी सिपाही में मतलब जिसे कहते हैं नम हो गई, तो डर लगा कि ये कहीं मरवा ना दे, मुसलमान है थानेदार। लेकिन जब पीपी साहब का नाम सुना तो उसने उनको तो जाने दिया। ये बड़े भाई थे, और छोटे भाई 20 तारीख अगस्त को घोड़ियों पे चढ़ के वो और कज़न, वो एक डॉक्टर हमारे किराएदार थे, उनके पास गए, पूछने लगे भाई यहाँ क्या हालात हैं। उन्होंने कहा हालात बड़े ख़राब हैं, आप घोड़ियों को यहाँ बांधो और सीधा कैंप चले जाओ, हालात ठीक नहीं हैं यहाँ। तो फादर का 19 तारीख को फादर का गुजरात स्टेशन पे कत्ल हो गया था। वो लाहौर गए हुए थे, 11 को जाने लगे तो वो ट्रेन सारी शदरा, लाहौर के पास शदरा है, वहाँ सारी काटी गई। वो फिर 13 को हमारे चले, 13 को पहुँचे, फिर 19 को फिर दोनों भाई भी नहीं पता था और दादी का भी नहीं पता था। वो उनके चक्कर में गए और वो उन्होंने कहा मैं रोशनदीन हूँ, नाम बदल के। तो उनको शक था, तो गांव से वो मरासी होते हैं, भीख मांगते हैं, तो शाह इस्लाम। उन्होंने कहा ये कौन? ये तो हिंदुओं के लीडर हैं और बड़े ज़मींदार हैं शादीवाल के। तो फिर उन्होंने उनका कत्ल किया। कहते हैं फिर उठ के वो टांगे वाले के पास गए, कहते हैं मुझे अस्पताल ले चलो, वहाँ भी वो पहुँच गए। फिर वहाँ 20 तारीख को एक डेड बॉडी कैंप के आगे से निकली। 20 तारीख को 2nd नंबर वाले ब्रदर कैंप में थे, तो उन्होंने देखा ये डेड बॉडी आ रही, उनको लगा कि ये पिताजी की है, लेकिन वो कैसे देखें, पैर देख के उन्होंने कहा ये लगता है पिताजी की बॉडी है। लेकिन वो ये था कोई गोली न मार, हालात ठीक नहीं थे। बस वो तो ये जब 15 अगस्त 1947 को आज़ादी का जब उद्घोषणा हुई, तो उस वक्त आप लोगों को ऐसा मालूम था कि हमें यहाँ से जाना होगा? ना बिल्कुल, ये तो ऑल ऑफ ए सडन ऐसे मतलब है, किसी के साथ परमात्मा ना करे। लाहौर में जब पिताजी वो देखते थे ट्रक में लाशें जा रही, कहते हैं ये लड़के का नाम लेकर सेकंड, प्राण की बॉडी तो नहीं थी। मैंने कहा नहीं पिताजी। लाहौर हमारी ये दशा थी, हम 17D निस्बत रोड में रहते थे। 18D में प्रकाश जी करके RSS के वर्कर थे। वो माता जी से कहते हैं बहन जी अब हालात ठीक नहीं हैं यहाँ पे, आप 2 घंटे में तैयार हो जाइए। तो ये किस तारीख को ये सब हुआ? 15 को ही? 15 अगस्त? नहीं 15 के बाद की बात है। 15 के बाद? 15 ये 23 तारीख की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, मतलब एक हफ्ते बाद? हाँ, 23 तारीख में सिर्फ हमारी फैमिली थी, जब प्रकाश जी या एक फादर के कज़िन थे वो COD में थे, वो
उनका घर थोड़ा सा अलग था। वहाँ पानी की मशीन उन्हीं के आ गई थी, जिसकी सप्लाई 17D में हम जहाँ हम रहते थे वहाँ। तो वहाँ से हम वो 23 तारीख को हम कैंप पहुँचे। DAV कॉलेज में कैंप लगा हुआ था बड़ा भारी रेफ्यूजीज़ का। तो 23 को कैंप में पहुँचे। प्रकाश जी कहने के थे, वो टांगा लेके हम सेफली पहुँच गए कैंप में। 24 को उन्होंने हिम्मत करके 40 बसें अमृतसर के लिए आ रही थी। उसमें हमें भी मदर ने थोड़ा 2 ट्रंक, थोड़े से बर्तन, थोड़ा सा सामान दिया और हम अमृतसर पहुँचे। अमृतसर से फिर दिल्ली में पहुँचने में जिस दिन हम अमृतसर तो उसी 24 को ही पहुँच गए, लेकिन कोई ट्रेन नहीं थी दिल्ली के लिए। तो 27, 24, 25 को हम चले अमृतसर से। तो 27 को हम दिल्ली पहुँचे सुबह, ओल्ड दिल्ली। वहाँ पर दिल्ली से डायरेक्ट ट्रेन आती थी दिल्ली तक? हाँ जी। तो बड़ी मुश्किल से कई जगह फ्लड से एक मुसलमान कत्ल होते भी देखा, दूसरे को नहीं देख पाया। ट्रेन में कैसे हालात थे जो यात्री? ट्रेन में बाबा सावंत सिंह जी ने बड़ी सेवा की, लोगों को खाना पहुंचाते थे, उनके वॉलंटियर्स सेवादार जो हैं। तो कहते थे लोग बड़े परेशान हो गया। दिल्ली पहुंचकर प्रकाश जी फादर के कज़न थे कनॉट प्लेस में, उनका एड्रेस था, उनको ले गया। वो हमें फिर लेके गया। पूछा भाई बड़ी बहन कहाँ, कहते वो यहीं पे वो फादर के मौसी की लड़की थी, जिनके भाई वो खुर्शीद भवन है, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर भी थे वो। तो क्या कुछ दिन यहाँ रहने के बाद हम लोग मेरठ को प्रस्थान कर लिए। प्रकाश जी तो चले गए मेरठ के रिश्तेदारी में। तो हमारे फूफा जी ADCR में थे, तो उनकी पोस्टिंग मेरठ में मेरठ कैंट में एक कोठी 7 नंबर कोठी थी किसी मुसलमान की। वो उसमें इतने बड़े हॉल होते थे, उसमें 4 फैमिलीज रहती थी, और बाकी भी जैसे इस तरह। तो अब मतलब ना भाइयों का पता, ना दादी का पता, पिताजी का पता लग गया कि भाई। साथ में महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे? नहीं, मैं कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी फैमिली नहीं थी ना। हाँ, छोटी मैं बड़ा, उसमें छोटी सिस्टर मेरे 3 साल छोटी, छोटा भाई वो 3 साल का, मदर। तो आसपास जो सहयात्री थे जो साथ में आपकी यात्रा कर रहे थे ट्रेन में या जैसे चले थे आप, तो उसमें विकलांग लोग भी रहे होंगे? और नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आपने ऐसा देखा नहीं? तो सभी की स्थिति एक जैसी ही थी? सब भाग कर जल्दी निकल जाए? हाँ जी। तो
जिसके पास कोई रिश्तेदारी है, कोई सहारा नज़र आया, उसके पास पहुँच गए। हम लोग तो फिर वहाँ से ब्रदर, चूँकि नासिक ब्रदर पहुँच गए थे वहाँ। तो आपके रिश्तेदार यहाँ रहते थे भारत के इस भाग में? नहीं, वो थे तो पाकिस्तान में ही, लेकिन यहाँ ट्रांसफ़र हो गए थे। पापा जी की जैसे कराची में पोस्टिंग हुई थी, बाद में वो ट्रांसफ़र हो गए मेरे, तो पता लगा फिर हम उनके पास, जो भी सपोर्ट हमें नज़र आया हम उनके पास। तो पहले कैंप में जाना पड़ा होगा आपको? नहीं, कैंप में हमें जाने की सीधा? ज़रूरत नहीं पड़ी। दैट वी आर लकी। अच्छा, तो इसमें एक बड़ा प्रश्न सभी के दिमाग में, बड़ा रोचक प्रश्न उठता है कि पाकिस्तान विभाजन की उद्घोषणा से पहले जो पाकिस्तान में आपका जीवन किस तरह का था? वो तो बस उस जैसा जीवन तो मिलेगा ही नहीं। ऐसा है, मैं घोड़ी को लेके जाता था दौड़ा के, वज़ीराबाद का पुल जब नज़र आ जाता था वहाँ से लौटता था घोड़ी लेके। तो और बचपन में एक और भी शौक़ था, वहाँ कीकर बहुत होते थे हमारे, देसी कीकर। वहाँ से गोंद हम उतारते थे, कुछ खाते थे, कुछ चाय के लिए रख लेते थे, बहुत एंजॉय करते थे। और ज़मीन थी काफ़ी अच्छी, 125 एकड़ के करीब ज़मीन थी, तो उसमें से अनाज वगैरह सारा कुछ बहुत। तो आपके फादर क्या करते थे? फादर का शुरू में तो साइकिल कवर कंपनी, वो बाद में जब 42 में बड़े भाई मैट्रिक पास की, वो उनको सौंप दी, और ख़ुद आड़त का काम करते थे और लोक सेवा भी करते थे। बल्कि मुझे याद है कि 1900 ये जब वॉर डेज में उनको जिम्मेदारी सौंपी गई कि आप चीनी जो है अपने लोगों को, कार्ड बने होते थे, चीनी आप बांटेंगे। एक बार एक फ्रूट सेलर था, नाथ करके नाम था उनका, कहने लगे शाह जी आपकी सराय चाहिए। हाँ भाई, क्यों? लड़की की शादी। लेकिन बिल्कुल आओ। वो उसको जगह भी दी और सेवा करने के लिए आए बारातियों की, बिस्तरे वगैरह वो जो तो देते ही थे, तो उनको सेवा का बहुत बहुत इतने अच्छे भजन गाते थे, और गायत्री का पाठ करके फिर 5 भैंसे, 2 गाय, बछड़े बछिए मिला के 16 डंगर थे। वो पूजा पाठ करके फिर दूध लेने, गाय का अलग और भैंस का अलग, और वो लोग बर्तन रख जाते थे कि छाछ चाहिए, फिर उसमें मक्खन का पेड़ा ज़रूर डाल के देते थे। खुशी होती थी शानी आज परोने आए हैं कि थोड़ी लस्सी ज़्यादा देना, तो लस्सी भी ज़्यादा, मक्खन भी फिर ज़्यादा देते थे। इसी समझते उनका रिश्तेदार नहीं आया, हमारा अपना रिश्तेदार, ये बात। आसपास पड़ोस में किस तरह से संबंध थे? बहुत अच्छे रहे होंगे। पड़ोस हमारा, वहाँ भी एक कांड हुआ था। हमारे शरीक थे, तो पिताजी जब सुबह निकले तो देखा भाई उनका दरवाज़ा खुला हुआ है, चोरी हुई है, सन मारी। तो उन्होंने कहा चमन लाल तेरे घर से सन मारी से। चमन लाल बहकावे में आ गया, उसके साथ वो थाना हमारा कुजा था, तो थाने पहुंच गए। नाम क्या था उसका, नाम याद नहीं आ रहा।
नहर पे एक बड़ा वो बाद में नहर में चैत्र 14 का मेला लगता था। सारा टाउन जो है वहाँ इकट्ठा होता था, तो वहाँ पीले वस्त्र वीर हकीकत राय की का बलिदान दिवस भी मनाया जाता था। तो उसमें सारे वस्त्र पीले, चावल पीले, हलवा पीला और प्यार का कोई अंत नहीं। तो पिताजी एक दास करके टांगे वाला होता था। पिताजी कहने लगे चलो भैया आपको डाक बंगलो दिखा के लाते। ले गए। जब वो क्या हुआ, टांगे का पहिया नहर की तरफ हो गया, लोगों ने कहा लगी ये तो गई जल्दी, लेकिन वो कुदरत की कुछ ऐसे हुआ कि फिर वो ट्रैक पे आ गया, तो हम बच गए उस दिन। तो हाँ, दीवान चंद नज्जर था जिसके साथ तो फादर के कज़न थाने पहुँचे, तो उन्होंने ये उसने बहका दिया कि तो तेरी चोरी तो रोशन लाल ने कराई, फादर का नाम ले दिया। अब फादर को बड़ी तकलीफ के आज तक किसी मेरा मतलब ही कोई नहीं, मैंने उल्टा बताया उसको। वो घोड़ी दे के एक कठाला स्टेशन था हमारे, कच्चा स्टेशन, वज़ीराबाद के रास्ते में जाते, तो वहाँ पिताजी रास्ते में पूछते कि वहाँ यहाँ कोई गठड़ी दे के तो नहीं गया। उनको पता लगा हाँ भी है। तब वो घोड़ी कठाला स्टेशन के बाहर बांधी, देखा ट्रेन में चढ़ रहा है, उसको पकड़ दिया पिताजी ने, नीचे उतारा। सादिक करके नाम था। उसने कहा चल थाने चल। क्या कहेगा तू? खुदा कसम कुरान मजीद दी मैनू दीवान चंद नज्जर ने क्या चोरी करने वो अब पिताजी वहाँ पहुँच गए, उसको लेके। हाँ भाई किसने कराई? इसमें दीवान चंद नज्जर ने कहा। तो पिताजी कहते हैं दीवान चंद पुंजे ले उतर, करानियाँ चोरियाँ ते कुर्सियाँ तो बहना थे थाने के सामने। वो मतलब उनका नाम काम खाने दिया गया, तो वो बचाव हो गया। तो कुल मिला के आपका जो गांव था, जैसे आपने बताया शादीवाल आपके हाँ। गांव का नाम था, तो उसमें किस तरह का मतलब प्राकृतिक उसमें संपदा ऐसे थी? पिताजी के मित्र थे एक मुसलमान सैयद महमूद शाह, तो उनके यहाँ जाते थे, ट्रांजिस्टर होता था सुनते थे। उनके दो लड़के जो थे INA में कैप्टन थे, वो जब भी सराय में आते जय हिंद जय हिंद। हाँ, बीच में ये बताना भूल गया, ब्रदर श्री प्राणनाथ मदान पिताजी के लिए लायलपुर से 900 रुपये का घोड़ा खरीद के लाए थे 1944 में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ज़माना था। एक तो उसका सेहरा बनाया गोल्डन, बीच में लिखा जय हिंद, जो भी देखे रुक जाए, जो भी देखे रुक जाए। हाँ, मैं फिर
ब्रदर्स चूँकि नासिक में पहले रह चुके थे, तो हम लोग फिर नासिक चले गए दिसंबर 47 में। जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तो हम नासिक में थे। तो उस वक्त भी ब्राह्मणों को खासकर टारगेट किया गया। पुणे में तो कहते हैं 6000 ब्राह्मण मार दिए गए थे। उस वक्त जब आप लोग वहाँ से चले तो कुछ घर से कुछ सामान भी लेके चल पाए? सामान तो जो लाहौर में थोड़ा, ब्रदर तो खाली हाथ खाली हाथ, और वो ज़मीन के कागज़, वो ज़मीन के कागज़ ले पाए? बड़े ब्रदर। अच्छा, घर भी तकरीबन सराय तो 2 एकड़ में थी ही, उसमें कारखाना था साइकिल कवर का, और घर भी इतना बड़ा था। उसमें क्या हुआ कि दुधारना, जिससे दूध काटने के लिए, बिल्ली एक दिन पी गई, 2 दिन पी गई, 3 दिन पी गई। दादी जी को गुस्सा आया, उन्होंने उसको लाठी मारी, बिल्ली मर गई। अब वहाँ तो ये शोर मच गया जी, अब सोने की बिल्ली चढ़ानी पड़ेगी, पाप लगेगा। वहाँ आग जल रही थी, वो गिरी वहीं पे थी आग के नज़दीक। पंडितानी भी आई, वो भी कहने लगी ये तो पाप लगेगा, आपको सोने की बिल्ली चढ़ानी पड़ेगी। हम लोगों ने रावलपिंडी जाना था। मौसा जी बड़े एडवोकेट थे, ज्ञानचंद सेठी, उनकी डेथ हुई थी, तो मदर मुझे लेके जाना था। अब इतना बात करते करते लंबी हो गई, तो वो बिल्ली चढ़ाते मार के मार दी। तो वो उस चीज़ से बच गए, वो जो प्रकोप था। तो आप जब यहाँ आए तो आपने कोई पता करने का प्रयास किया कि वहाँ पर जो भी आपकी प्रॉपर्टी थी या संपत्ति थी, उसमें मतलब वो अब कैसे उसके हालात हैं, कौन रहता है, किसने ले लिया? फोटोग्राफ जो दादी जी के पिताजी इलाज करा के वो सारी तोड़ ताड़ गए। जानवर 16 डंगर थे जिनके लिए रोज़ हरा चारा आता था। मैंने 5 भैंस, 2 गाय, बछड़े बछड़ियाँ, 2 घोड़ियाँ, इस तरह काफ़ी अच्छी होती। तो उन जो क्या कहते हैं, आपका जो भी रिश्तेदार सारे ही आ गए कि कुछ वहाँ पर रुके? नहीं, वो 6 बसें अच्छा, वहाँ बस गए? वहाँ पहुँच गई गुजरात से। तो बहुत सारे लोग, मुझे बाद तो में क्या उन्हें धर्म मुझे परिवर्तन बाद करना में पड़ा? बताया गया कि वो वहाँ से फिर कैसे, ये मैंने कई गलतियाँ की, जो पूछा नहीं कैसे आप पहुँचे कैंप में, लाहौर से फिर दिल्ली कैसे, वो कुछ गलतियाँ हुई हैं मेरे से। नहीं, जैसे मैं जानना चाह रही थी, जैसे जो लोग रुक गए वहाँ पर, तो वो उनको नहीं, क्या रुके नहीं। अपना धर्म बदलना पड़ा? नहीं, कोई रुके नहीं वहाँ तो अच्छा, सारे। कोई नहीं, आपकी जानकारी में कोई नहीं रुके? नहीं, वहाँ कोई नहीं रुका। अच्छा, तो सभी लोग अलग अलग कैंपों हाँ, में गए होंगे? बल्कि वो ब्रदर जो 20 तारीख को हालात पता करने गए थे, उनको जो खेती करता था, वो कहता है बाबूजी बेबे जी परेशान हो रहे हैं, आप तो यहाँ आ गए और बेबे जी वहाँ शादीबाग में परेशान हो रहे हैं। अच्छा, उनके साथ भी बड़ी अजीब सी घटनाएं हुई। वो लक्ष्मीदास मदान थे, उनको मारने के लिए आई भीड़, दुए मारो इनको, बड़े बनते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा प्राण, भाई साहब साथ बैठे थे, प्राण दे मेरी बंदूक, कुछ भी नहीं था पास। तो वो हजूम सारा भाग गया। इसी तरह कैंप पे अटैक, और गुजरात कैंप पे भी अटैक किया मुसलमानों ने।
तो उनका जो सरगना था, लीडर था, उसको हवालदार ने उसके सिर में गोली मारी, सारे भाग गए। कायर भी होते हैं ये बहुत। लेकिन यहाँ पे एक प्रश्न उठता है, ये जिस तरह की नफरत 15 अगस्त 1947 के बाद देखी गई, उससे क्या पहले उससे पहले भी पहले थी? भी थी, पहले भी। पहले थी। मेरे पास एक पिताजी का एक कंप्लेंट उन्होंने की थी, वो मिली थी मुझे, अब उर्दू में। तो उसमें उन्होंने कहा था कि लोग हमें, कुछ मुसलमान ऐसे हैं मोतबर जो हमें मारना चाहते हैं, तो हिंदुओं को डराना धमकाना चाहते हैं। अच्छा, इस तरह की उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट की। ये कंप्लेंट की, एक उर्दू में है। इसमें जो ठीक है आप देखिए, एक ये भी है, 2 हैं कापियाँ। तो ये FIR है इसकी? हाँ, ये थाने में शिकायत की थी। क्योंकि इसमें ये कुछ दोनों हल्का सा काफी स्टैम्प तो दिख रहा है। है जी। स्टैम्प शायद ये लग रहा है, ठप्पा लगा है। हाँ हाँ, वो पिताजी के हाथ की। ये तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा इसमें जो अध्ययन की चीज़ है। इसमें अगर कहें तो मैं कुछ एक क्वेश्चन पढ़ के सुना सकता। हाँ जी, हाँ, ऊपर की 2-3 लाइनें। खिदमत जनाब आदि, जनाब सब इंस्पेक्टर थाने का इंचार्ज होता था तब, थाना कुंजा। जनाब आदि, नहायत अदब के साथ गुजारिश है कि साबका मुकदमात व दीगर तनाज़ा झगड़े की वजह से मेरी और सूबे खान सफ़ेद पोश और नसरुल्ला खान सरबराह ज़मींदार मोहम्मद खान वल्द करीम दाद व बशीर मोहम्मद वल्द अहमद खान व इनायतुल्लाह वल्द अब्दुल्ला की अदावत चली आ रही है, दुश्मनी चली आ रही है। इससे या तो वो मुझे कत्ल कर देंगे या मेरे मकानात वगैरह को आग लगवा देंगे, चूँकि देहात शादीवाल में हिंदू मुसलमान के ताल्लुकात क़रार न थे और मेरे बिरादरान का गांव में काफ़ी रसूख था। इस वजह से बावजूद कई बार ज़बानी धमकी देने के वो मुझे कोई नुकसान ना पहुंचा सके। अब अरसा तकरीबन 3 माह का हुआ है कि मुसम्मी श्री फ़कीर चंद वल्द बिहारी लाल व सचदेव की दुकान में लकब चोरी हुई है और उस चोरी के सिलसिले में पुलिस ने मुसम्मियान सुजान सिंह वल्द सुंदर सिंह भाटिया और कादिर कश्मीरी वो भी था जिसने हिंदुओं को बाद में उसने दीवान चंद नजर की बहन से शादी की थी उस ज़माने में। तो बाद में उसने हिंदुओं की रक्षा की, लेकिन जब वो उसके ऊपर आई तो कहने लगा निकलो, इतनी भी बसें आ गई ना, तो ये सारे वो झंडा लेके, वो पाकिस्तान का झंडा लेके निकल पड़े सारे लोग, क्या करें। तो वो फिर हाँ, इस मुकदमे में शाम वल्द बद्रीनाथ ब्राह्मण भी मुश्तबा शक पर भी शक था। अब मैं इस चोरी के मुकदमे में मुद्दई का इमदादी हूँ, मतलब जिनकी चोरी हुई मैं उनका अच्छे थे लोग, तो उनके
लेकिन वो मुसलमान, वो सूबे खान, नसरुल्लाह खान, अहमद खान और बशीर अहमद, इनायतुल्लाह मस्कुरान ने पुरानी दुश्मनी की वजह से मुल्ज़िमान और उनके रिश्तेदारों के लोगों को मुल्क की मौजूदा फ़िज़ा का नाजायज़ फ़ायदा उठा। तो ये जो दंगा फैलाया जिन लोगों ने 15 अगस्त के बाद, हाँ। क्या ये समूह थे कि कोई 15 अगस्त के बाद ही कुछ लोग इकट्ठा हुए? नहीं, 15 अगस्त को नहीं, दंगा तो यानी आग तो पहले ही भड़क रही थी। आपके हिसाब से पहले से, क्योंकि हम लोग कई और लोगों से भी वार्तालाप हमने की, तो वो बोल रहे थे कि पहले इस तरह से उन्होंने नहीं देखा, पर अचानक से 15 अगस्त हाँ। के बाद काफ़ी समूह और वो कुछ तो एकदम से हाँ भावना हावी पड़ा। भावना हो गई। मुझे याद है कि जो बताते थे कि लाल चंद था, फिर कपड़े वगैरह कोई भी उसके नाम से लाल भी कोई, तो उसका ब्रदर ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर गुरु ग्रंथ साहब का कमरा था, उससे देख रहे हैं, दिखाई देता है घर उसका। एक दरवाज़ा तोड़ा, दूसरा तोड़ा, तीसरा तोड़ा, 7 दरवाजे तोड़े उसने। वो ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। लेकिन एक मुसलमान उसमें अच्छा था, हजूम में, उसने आँख मारी, वो चढ़ गया और वो उठे, वो उसी के घर पहुंचा जिसके मैंने जिक्र किया, अराइन जो था। तो वो उसने कहा जी यहाँ नहीं आया कोई भी, वो बच गया। तो जैसे घर घर में, ऐसे जन जन में ये भावना व्याप्त हो गई थी कि हिंदुओं को यहाँ से हटाना है, कि कोई संगठन इसके पीछे कार्यरत थे? ये कहना मुश्किल होगा। मेरे लिए कहना मुश्किल है, क्योंकि हम आधी फैमिली तो लाहौर में पहुँचे, इसलिए पहुँचे थे कि वहाँ सेफ है, कुछ नहीं होना, सिर्फ वो लकीर डालेंगे, ये हिस्सा मुसलमानों को, पाकिस्तान को, और वो हिंदुस्तान को मिलेगा, ये था दिमाग में। और एक प्रश्न यहाँ पे ये भी उठता है कि कुछ समूह ने, कुछ संगठनों ने मदद भी की, तो आपको ऐसा कोई मदद मिली? नहीं। और व्यक्तिगत तौर पे किन किन लोगों से मदद मिली, अगर मिली है तो? मदद तो किसी ज़मीन के बारे में ज़रूर लिखा था। कोई उस वक्त हालात ऐसे थे, मन ही नहीं करता था कि भाई ज़मीनों को की तरफ देखें। कोई जो मिली बहुत, अभी भी एक आध एकड़ के करीब है, वो अब जाते नहीं हो। तो आप किसी से संपर्क में नहीं है वहाँ पे? नहीं। अच्छा। उसमें कोई 400 रुपये, हालात ऐसे थे, कोई 400 रुपये एकड़ बेची। लास्ट वाली जो एक अच्छी ज़मीन थी गुजरात, अपना लुधियाना में अलाट है, तो वो 5 मील के फासले पर थी। वो उससे कोई 12-13 हज़ार की बिकी, उसमें चारों भाइयों के नाम 3-3 हज़ार रुपये आया। बल्कि छोटे भाई की ज़मीन तो वो अपने नाम करा के कहाँ भाग गए, कनाडा भाग गए, कहाँ भाग गए। अच्छा, इस दौरान एक और बात काफ़ी उठती है, मतलब किताबों में भी लिखा गया है कि महिलाओं के साथ काफ़ी दुर्व्यवहार हुआ। इसमें कोई तो इस आपके हमारे यहाँ तो जानकारी उन्होंने कुएं में छलांग मार के जान दे दी। अच्छा, मेरे जो जान आपके गांव में? गांव में, अच्छा छोटे शादीवाल में। अच्छा। और कुछ महिलाएं मतलब लापता भी हो गई, मिली नहीं बाद में, इस तरह का भी कोई? नहीं, वो बल्कि वो सुंदर सिंह जिसका नाम लिया है, वो कुछ थोड़ा शैतानी नेचर का था, तो उसका लड़का भी एक इन्वॉल्व था चोरी में।
तो वो वहाँ रह गया। उसने अपनी लड़की की शादी भी मुसलमान से कर दी। बाद में वो वापस आ गया हिंदुस्तान में। अच्छा, वो वापस। नहीं नहीं निभी। तो आपकी व्यक्तिगत जानकारी में महिलाएं मतलब एक बार मतलब आप बता रहे हैं कुएं में कूद गई। हाँ ये हाँ तो इस तरह कई जगह हुआ ही होगा इस तरह की चीज़। हाँ अपने अच्छा मेरे एक जानकार थे त्रिलोक सिंह गुलाटी करके। वो कहते हैं मेरे रिश्तेदार थे, उन्होंने अपनी लड़कियों ने कहा भी हमें मार दो। अब वो छुरी से उनकी गर्दन काटी। वो कहते हैं हमारी जान नहीं निकली। पत्थर से उनको देखिए एक भाग्य की बात, पत्थर से उनको मारा, उनकी जान निकल गई। थोड़ी देर बाद आर्मी आ गई उनको बचाने के लिए। ये भी दुर्भाग्य नहीं? तो बच्चों को मार दिया, आर्मी बाद में पहुंची। किसी मुसलमान परिवार से कोई मदद मिली हो जो आस पड़ोस में? वो मुसलमान ही था ना जो हरियाणा जो 1925 में वो लेडी यानी टॉयलेट तक उनको जाने नहीं देती थी। उनके नहीं, ये शाह जी के बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं। तो वो कहें दूध पी ला, दूध कहाँ। उसने कई दिन तक, फिर वो पुलिस वाले जब आए तो वो भी परख के कि भाई ठीक है, उनके साथ भेजा। अच्छा, जब भारतीय सीमा में आप लोग आए, जो भारतवर्ष जो बना, तो उसमें आप लोगों ने अपना जैसे आप बच्चे रहे होंगे और पढ़ाई लिखाई का हाँ जी हाँ सिलसिला शुरू करना होगा, तो वो सब कैसे शुरुआत हुई? हम लोग नासिक में, मुझे उर्दू स्कूल मिल गया, नेशनल हाई स्कूल, उसका नाम एंग्लो उर्दू हाई स्कूल था पहले। वो गवर्नमेंट ने हटा दिए तो फिर वो संस्था ने ले लिया, नेशनल हाई स्कूल उसका नाम था। ये नासिक में था? नासिक में। तो नासिक आप कैसे पहुँचे? मैं सेकंड नंबर वाले ब्रदर जो थे जिन्होंने घोड़ा खरीदा था रामनाथ में वो वही फूफा जी मेरे शेठ रामलाल गुलाटी, वो माने हुए थे, बिजनेसमैन थे। तो उनकी वजह से उन्होंने बाद में फैमिली को सपोर्ट किया, पाला पोसा। तो फिर शुरुआती पढ़ाई आपकी नासिक में हुई, फिर आप ये नौकरी नहीं, में कैसे? हाई स्कूल नासिक में किया। अच्छा, उसके बाद? नासिक से वहाँ यहाँ 10वीं को मैट्रिक कहते हैं, वहाँ 11वीं को मैट्रिक कहते हैं। तो 11वीं पास करने के बाद मुझे ब्रदर ने कहा, रिश्तेदारी तो सारी दिल्ली में। अच्छा। मैं फिर दोबारा दिल्ली में आया। यहाँ सर्विस की, और छोटी सिस्टर ने भी सर्विस की, वो एटॉमिक एनर्जी में, वो भी LDC में भी लगा था, उसी दफ्तर से जिसमें LDC लगा, उसी दफ्तर से बाद में एज तहसीलदार रिटायर हुआ। तो नौकरी मिलने में कोई परेशानी आपको नहीं हुई? नौकरी मिलने में वो उर्दू की कॉपी करनी, नकल नवीस उसे कहते थे। अच्छा। तो उर्दू की वो उसमें फिक्स्ड होता था, इतने शब्द आपने डेली करने हैं इतने। अच्छा। तो वो ठीक चलता है। तो आपका उर्दू की जानकारी आपके काफ़ी काम आई है? बहुत काम आई, वो काम आई। पहली नौकरी तो उसी में मिली। अच्छा। तो क्या हुआ कि हाँ, हमारे डिस्ट्रिक्ट जज जो थे वो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ बन के जा रहे थे। अच्छा। तो वो इंस्पेक्शन पे आ गए। तो हमारा सेक्शन पूरा जो है पहले DC ऑफिस में था, के अंदर था, वो ट्रांसफ़र हो गया डिस्ट्रिक्ट जज के अंदर, कॉपिंग एजेंसी सिविल। और 3 महीने तनख्वाह नहीं मिली। जब वो आए जस्टिस खन्ना थे, अगर मैं गलत नहीं, बाद में वो
जिनको बाईपास में सुपरसीड किया गया था। तो मैंने कहा सर वी हैव नॉट गॉट आवर सैलरी फॉर द लास्ट 3 मंथ्स, 40 बंदों का स्टाफ और 3 महीने तनख्वाह ना मिले, ये 1960 की बात है। तो ही वॉज वेरी कंसिडरेट। इधर मैंने एक मिल्खी राम जी इंडियन एक्सप्रेस पे कारस्पॉन्डेंट होते थे, मैंने सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते बात हुई, मैंने कहा जी हमें 3 महीने से तनख्वाह, उन्होंने न्यूज़पेपर में निकलवा दिया छोटे से, साथ में वो हंसराज खन्ना जी, उन्होंने बुलाया ट्रेजरर, क्या बात है अभी क्यों नहीं, ये इनको कल तक तनख्वाह मिलनी चाहिए, और उनकी वजह से एक बहुत ही सभी के दिमाग में प्रश्न आता है कि जब आप नासिक में रहे, दिल्ली में रहे, तो यहाँ के जो पहले से जो लोग रह रहे थे उनका व्यवहार आपके प्रति कैसा था, आपके प्रति, आपके परिवार के प्रति? नासिक में तो कहते थे भगौड़े आ गए उनको नहीं पता था ना क्या तकलीफें हुई, तो लेकिन दिल्ली में कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई। दिल्ली में किराए पे न्यू राजेंद्र नगर में रहे हम पहले, फिर बाद में ओल्ड में आ गए। वो मकान जो था फादर के मामा जी का था, अलाट, ये कार्बोनेटेड शीट्स के थे। जैसे जो विस्थापित शब्द है उसने परेशान नहीं किया दिल्ली में आपको? ना, दिल्ली में बिल्कुल परेशान नहीं। तो जब भी जो जहाँ भी आप रहे वहाँ पे सामान्य व्यवहार था, आप लोग मतलब लोग जैसे नहीं एक मदद की भावना रखते हैं या पड़ोसी की भावना रखते हैं, सामान्य भावना जो होती है, हाँ, तो वो आपके साथ रही? जी हाँ जी। अच्छा, मतलब किसी ने ऐसा नहीं कहा कि कहाँ से लोग आ गए और नहीं, हमारी जगहों पर नहीं नहीं, वो बल्कि क्योंकि रेंट पे से कोई दिक्कत नहीं आई। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं आई। तो ये जो आप अपना पाकिस्तान से जो आप संस्कृति लेके चले, जब पाकिस्तान के में जो आपका जीवन शैली थी, वो रहन सहन, खाना पीना, ये सब वो तो सब खत्म हो गया, खत्म तो हो गया। यहाँ आपने अपने बच्चों को कुछ तो बताया होगा कि हमने जो मक्खन घी खाया बच्चों को नसीब नहीं हुआ। तो मतलब आपने बच्चों में वो जो एक वहाँ के लोकगीत थे या जो वहाँ का जैसे नहीं वो मिठाइयाँ होती हैं, तो आपने कभी बच्चों को बताई या खिलाने का प्रयास किया? क्योंकि दिल्ली में भी कई जगह ऐसे थे जहाँ पे वहाँ से लोगों ने आकर हाँ, उन चीज़ों को किया, जैसे मैं वो भूल गया हाँ। कि नासिक में छोटी बहन, बड़ी बहन तो खैर दिल्ली में छोटी बहन ने मराठी स्कूल ज्वाइन किया, छोटे ब्रदर ने भी, छोटे थे, फिर वो जब दिल्ली में आ गए तो फिर यहाँ के स्कूलों में छोटे ब्रदर ने सलमान स्कूल में एडमिशन ले ली, छोटी सिस्टर ने भी मैट्रिक की, बड़ी सिस्टर ने भी मैट्रिक कर ली। तो यहाँ पे जब आप लोगों ने शादी वगैरह जब हुए परिवार के लोगों की, तो सबने मतलब नए तरीके से किया या पाकिस्तानी रीति रिवाज को? नहीं, रीति रिवाज तो पुराने ही होते थे, बल्कि ये जानते थे ये किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो ज़रूर जानते थे। अब ये जैसे नहरी पानी का झगड़ा था 1971 में या 70 में, वो भाई साहब के फादर ला के छोटे ब्रदर एन डी गुलाटी, उनके हस्ताक्षर से स्वरण सिंह उस वक्त नहरी पानी एग्रीकल्चर, तो उनके सिग्नेचर के अंदर हुआ था। एन डी गुलाटी साइंस के हेडिंग आए थे न्यूज़पेपर टाइम्स स्टेट्समैन। तो अभी पाकिस्तान की जो भी स्मृति है उसके हिसाब से आप कोई भी चीज़ अभी मतलब जारी रखी है आपने, या कोई निरंतरता, मतलब कोई चीज़ कंटिन्यू की है आपने जो पाकिस्तान में आप करते हो? क्या मतलब जैसे कोई गीत गाते हो जैसे वहाँ पर, जैसे नहीं हम अपनी वो तो भाषा के, तो अभी भी गाते वहाँ हो? तो हाँ नहीं, अब तो रहे ही नहीं ना। अच्छा, आपको याद है? हाँ अच्छा, आपने कहा कि 1900
हाँ जी, तो हाँ जी। 1957 में आपने एक हारमोनियम खरीदा, हाँ तो जी। आपने ज़रूर पाकिस्तानी गाने भी जरूर गाए होंगे उस हारमोनियम पे। उस वक्त तो अ, हमने उसमें एक शमशाद का था, सुए बचीरे वालिया मैं कहनी है, कर छतरी दी छां मैं कहनी है, इस तरह के। या औरतें लोहड़ी के बाद हम्म। वो कुएं के पास जाती थी, तो उसमें गाजर, मूली, तो वो कहती थी मां नूं ध्यान दे, कां नूं ध्यान दे, ऐसा। वो बहुत सुर से, और वो फिर उनको खिलाते थे बहुत। तो वो लोहड़ी की परंपरा यहाँ नहीं की हो गया वो चीज़ नहीं है, पर वो नहीं है। वैसा। वो सब इकट्ठे हो जाते थे, गीत गाते थे। अब मुझे गीत तो याद नहीं है। अब बच्चों को कभी कुछ बताने का प्रयास किया आप अपने पुराने बचपन के समय का? शायद नहीं कर पाया। बच्चों में भी कोई रुचि? नहीं, रुचि तो है, ऐसा है, हालात कुछ ऐसे रहे हैं। वो दर्द भरा इतिहास आप याद नहीं करना चाहते होंगे? बस वो दूसरा ये कि बच्चों को इतनी रुचि भी कम है सुनने की, तो अपने काम में मसरूफ़ हैं, अपनी पढ़ाई में। या कोई खास खाना आपको याद हो पाकिस्तान का? हाँ, ये बड़ी ज़बरदस्त बात। वहाँ का खाना और वहाँ का पानी, पानी जो था अमृत था वहाँ का। हम लोग, हमारी सराय से बाहर निकलते ना कुआं था, और 4 एकड़ ज़मीन भट्टे वालों को दे रखी थी ईंटें बनाने के लिए, और 2.5 एकड़ ज़मीन जो थी उस पर वो करते थे। और दोपहर को हाँ, बाजरे का मन कहते थे उसे, वो बना के रखते थे। तो मेरे फूफा जी तो खास कहते थे मेरे बिस्कुट दो, वो खा, तो वो शौक़ से खाते थे। तो मदर कई किस्म की पिनियाँ बनाती थी, घर का घी जब नहीं होता था तो किसी वक्त लेना भी पड़ जाता था, लेकिन उसमें प्योरिटी होती थी। तो दिल्ली में वैसा कभी आपको नहीं मिला? दिल्ली में कुछ पुरानी दिल्ली जैसे? नहीं, पुराने नहीं, करोल बाग में हरी गोकल के यहाँ मिलता है? मिल जाता था। मदर के लिए पहाड़गंज से मुझे याद है बादाम लेके जाता, बादाम रोगन निकाल के निकला के लाता। और सबसे पहले पंचकुनिया रोड पे रामकृष्ण मिशन है, पंडित रविशंकर को वहाँ सुना मैंने। अच्छा। चतुरलाल तबले की संगत पे थे, बहुत ही कमाल। वहाँ हम लोग स्वामी रंगानंदन वो प्रवचन करते थे हर संडे को, वो सुनने जाते थे बहुत। और मदर जो है सलमान स्कूल में जाते थे, वहाँ कई संत आते थे, वो वहाँ सुन के। पूसा रोड में तुली जी करके होते थे जो चेयरमैन थे पंजाब नेशनल बैंक के, रिटायर्ड, तो उनके यहाँ भजन सत्संग होता था। मुसलमान भी आते थे, हिंदू भी आते थे। उसमें वो टाइम देते थे, फिर 5 मिनट आप 5 मिनट, उनको फिर बाद में वो जो प्रोफेशनल थे उनको तो देते थे 5-5 रुपये। तो वहाँ आनंद ही आनंद था बस। अगर हम बाहर गए हैं, मान लीजिए दिल्ली से बाहर कहीं नासिक चले गए, तो वहाँ मन ये करता था कि मैं वहाँ पहुँचे भजन अटेंड करें। इतना सुंदर भजन। नबी जान थिरकवा, अहमद जान थिरकवा बड़े अच्छे तबला वादक हुए हैं, उनकी सारी रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी, इतने अच्छे ये ऑल इंडिया रेडियो में। तो पंडित हुसन लाल जो थे ना,
ये राम का शब्द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूज़िक में 1.5 घंटा गाते रहे, राम का शब्द, और इतना कमाल का, मंत्रमुग्ध कर दिया। तो जो आपकी संगीत की रुचि आपको है शुरू से और आप बहुत अच्छा गाते भी हैं, तो क्या पाकिस्तान से भी इसका कोई संबंध है? वहाँ आपने बचपन में कभी आपके परिवार में कोई नहीं, गाता वहाँ रहा? से नहीं था, बल्कि जब स्कूल में आए तो आई कुड नॉट बिकम हीरो ऑफ ए ड्रामा। लेकिन क्या हुआ कि एक लड़का था मुसलमान, आवाज़ अच्छी थी, उसको गाने का चांस मिला, लेकिन उसके ट्रांसफ़र हो गई फादर की, फिर मुझे वो चांस मिला एंड आई वाज वेरी सक्सेसफुल। उर्दू की गज़लें, और मुझे तानसेन का रोल दिया गया, उसमें 3 लाइनें, शाह हिंद तुम गरीबन परवर, तुम दाता हो हिंद के माल, न्याय हमरा तुम सर। और गा तो दिया, बाद में जो बना हुआ था अकबर, तो उसने जब माला फेंकी, मैंने तानपुरा छोड़ दिया, वो लुढ़कता लुढ़कता नीचे गया। वो हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर थे मोहम्मद हुसैन कुरैशी, वो कभी अब भी जाता हूँ ना, अब तो मुद्दत हो गई, तो कहते थे फिर तानपुरा ही छोड़ दिया था तुमने। मैं एक और प्रश्न आपसे, इस वार्तालाप का एक अंतिम प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि जो भी आपके अनुभव रहे बचपन से अभी तक के, इसमें आप सारी चीज़ों को देखते हुए इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे कि ये भारत का जो विभाजन था, ये होना चाहिए था कि नहीं? बहुत गलत हुआ, इतना गलत हुआ। अगर किया भी था तो 16 सफाई से पहले तो आबादी को ट्रांसफ़र करते, इतनी कत्ल ना होते, इतनी औरतों की बेइज्जती ना होती। ये नेहरू गांधी, महात्मा गांधी और नेहरू को सोचना चाहिए था पहले। वो तो बड़ी लंबी बात है। जस्टिस खोसला ने तो ये तक कह दिया कि मुझे बहुत तकलीफ़ है कि मैंने नाथूराम गोडसे के को मैं भी उसमें शामिल था जिसने उनको फांसी की सज़ा दी। मैंने पढ़ा ना, नाथूराम गोडसे के लिए एक जज की बेटी उनके लिए फ्रूट लेके आती थी और एक स्वेटर बना के लाई छुपा के। तो जिस दिन वर्डिक्ट हुआ, सबके लोगों में आंखों में आंसू थे। वो कोई गुंगा मवाली नहीं था, पढ़ा लिखा एडिटर था न्यूज़पेपर का, और उसने अपने स्वार्थ के लिए नहीं मारा गांधी, उसने देश की खातिर, महात्मा गांधी, ये बड़ी बात होगी, ना ही कहूँ तो अच्छा। नहीं, आप अपने मन के भाव व्यक्त कर सकते हैं। ऐसा है, इन लोगों ने लोगों के बारे में सोचा ही नहीं कि बल्कि लोग कुछ आए भी इनके पास, रावलपिंडी से कहाँ से आए, तो क्या होगा, मुसलमान मार देंगे तो क्या होगा, ये बात है इन लोगों की। इनके सब बच गए, ये तो सब सेफ थे यहाँ पे। कवि प्रदीप ने एक जगह कहा, ये तो खुशियाँ मना रहे थे, वहाँ लोग मर रहे थे। यहाँ मस्जिदों में जो लोग ठहरे थे उनको भी निकलवा दिया महात्मा गांधी ने, खाली करो। वो शरणार्थी आए थे, बुरा हाल किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका जी। दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडीज़ के डायरेक्टर प्रोफेसर रविंद्र कुमार, जॉइंट डायरेक्टर प्रोफेसर ज्योतिर्न शर्मा और सेंटर के चेयरमैन प्रोफेसर श्री प्रकाश सिंह जी का, और हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर
प्रोफेसर योगेश सिंह जी का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमें इस वार्तालाप का अवसर दिया। धन्यवाद।